नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग गणित के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें 30 प्रश्नों को जो है शिक्षण से संबंधित रखा गया है। तो आप लोग जो है इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लीजिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीटेट में जितना अच्छा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम के समय में आपका स्कोर बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद दोस्तों बेल आइकन वाली बटन को दबाइए, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप लोग वीडियो को देखें और पूरा उसका प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ लें। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो पहला प्रश्न है, तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल करना में शामिल है। पहला प्रश्न है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो ऑप्शन है आपका अनुमान लगाना, बी है व्यापक अभ्यास, सी हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो दोस्तों जैसे प्रश्न क्या होते हैं कि सीटेट में 4 के चारों ऑप्शन कभी कभी सही दिखते हैं, तो हमको 4 के चारों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है उसी को जो है उसी का सिलेक्शन करना है। तो जैसे क्या है, ऑप्शन है अनुमान लगाना, बी है व्यापक अभ्यास, सी हल पर पहुँचने के लिए संकेतों का प्रयोग, डी है क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो क्या हो जाएगा मित्रों, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने का में शामिल है, तो क्या है आपका क्रियाकलाप आधारित उपागम हो जाएगा। ऑप्शन डी सच जाएगा। प्रश्न 2 है, प्राथमिक कक्षाओं के आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, मैथ में बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही, क्योंकि मैथ के जो है शिक्षण बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो देखिए पहला है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। दूसरा है आपका 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। और तीसरा है 2D के आकारों को छांटना है। और चौथा आपका विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना। तो दोस्तों हमको क्या बताना है, निम्नलिखित कार्यों को क्रम से समझाइए। तो यानी हमको क्रम से बताना है कि पहले स्थान पे सबसे पहले हम क्या करेंगे। यदि हमको आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए, इसमें कहा प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से बताइए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यही क्रम हमको बताना है। तो जैसे इसमें सबसे पहले क्या होगा, हम 2D आकारों को छाटेंगे, 2D आकारों को छाटेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं का मिलान करना। तो पहले आपका जो है पहला 3 होगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 है। फिर उसके बाद आपका जो है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना है। और फिर आपका जो है 2D आकारों की विशेषताओं की सहज बुद्धि से वर्णन करना है। तो आपका जो है ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन 1 साथ जाएगा, यानी 3 1 4 2। प्रश्न 3 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य दोस्तों, जैसे बच्चों को जिस प्रकार से प्रश्नों को समझा है उससे कोई पद भूल नहीं रहा है, अर्थात बच्चे की समझ निहित रिक्तियों उसको जानना है जैसे होता है। तो जैसे ऑप्शन है इसमें सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न की योजना बनाना, बच्चों की समझ को निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देना, डी है प्रगति पत्रक को भरना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसे कोई पद भूल तो नहीं हो रहा है,
जैसे निंदात्मक मतलब है कि आप किसी को बच्चे को समझा रहे हैं, उसको कितना समझ में आया, ये चीज़ जो है ये चीज़ ध्यान देना है कि जैसे उसको समझ में आया या फिर वो जो है भूल जा रहा है। निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य यही होता है। तो क्या है ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा आपका। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है। प्रश्न 4 है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं जमा करूं या घटाना। यहाँ घटाना रहेगा दोस्तों। मतलब जैसे मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि क्या है ऑप्शन ए, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। बी है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। और सी है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। क्या हो जाएगा मित्रों इसका? राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, यानी शब्दों की समस्याएं आती हैं, तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं, कि मैं जोड़ूं या घटाऊं, या फिर गुणा करूं या भाग करूं। तो इस तरह के प्रश्न क्या बताते हैं? तो राजन को जो है संख्या संक्रियाओं की समझ जो है नहीं है। या ऑप्शन जो है डी के साथ जाएगा। वह जो है घटाना, गुणा, भाग, इसमें जो है समझ उसको विकसित नहीं हुआ है। प्रश्न 5 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताइए। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है लगाना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछा है? परिमाप। दोस्तों समचतुर्भुज का मतलब है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है जिसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जैसे देखिए ये आपका ए हो गया, ये सी, बी और ये डी। तो क्या है, ये एक दूसरे को काटती हैं, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का जो है आपका एंगल कोण बनेगा। तो इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं हम। तो हमको क्या देखना है, क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। विकर्णों की लंबाई कितनी दिया है? 8 सेंटीमीटर। तो यानी एक विकर्ण ए है, एक विकर्ण है, दो विकर्ण बन रहे हैं। तो यदि इसकी पूरी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो एक कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। और इसमें जो है 6 है तो 3 यहाँ 3 हो जाएगा। इसका भी जो है 3 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर यहाँ। तो यानी जो है हमको देखना है, जैसे किसी एक त्रिभुज को लेकर चलते हैं, त्रिभुज BOC, इसको इस त्रिभुज को ले चलते हैं BOC, BC जो है इसमें देखिए, जैसे BC बराबर आपका हो जाएगा क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट। BC बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है। तो BC जो क्या है? त्रिभुज BOC का क्या है? कर्ण है। त्रिभुज BOC का कर्ण है। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC बराबर 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16। तो BC बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों? अंडर रूट 25। तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आया। BC बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है? इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितना प्राप्त हुआ है? 5। तो भुजा कितना प्राप्त हुआ मित्रों? 5। तो 5 और 4 का गुणा हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? वह 20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। फिर से हम लोग समझ लेते हैं एक बार। कहा एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यह चतुर्भुज है ABCD, इसके दो विकर्ण हैं।
2 विकर्ण है, जिसकी कहा विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे की जो है कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो इसका जब हम आधा आधा करेंगे तो 4 इसका हो जाएगा, 4 इसका, और 6 सेंटीमीटर है, 3 इसका हो जाएगा, 3 इसका। तो ये जो कोण बन रहा है ये आपका जो है 90 डिग्री का होगा। तो फिर क्या कह रहा है, इसका परिमाप बताइए। परिमाप बताइए तो हमको त्रिभुज BOC में देखना, ये बिंदु O मान लीजिए, इसको बिंदु O हो गया। तो हमको त्रिभुज BOC लेके चलते हैं, BOC। तो त्रिभुज BOC, तो BC बराबर क्या होगा, BC जो है BOC का एक कर्ण है, BC जो है त्रिभुज BOC का कर्ण है। तो BC बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो BC का मान कितना प्राप्त होगा, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक का 9। तो BC बराबर कितना मित्रों, BC बराबर आएगा √25, जिसका मान कितना हो जाएगा 5। तो हमसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर आया है। भुजा की लंबाई 4 गुणे 5 बराबर 20 सेंटीमीटर आपका आएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। ए है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। बी है हथेली, या दोस्तों हथेली है यहाँ, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। सी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। डी है इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो छा का क्या हो दोस्तों, जैसे आपको जो है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या शुरुआत कर सकता है, तो क्या करेगा वह, हथेली जैसे पत्ते हुआ, पेंसिल हुआ, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। यानी ऑप्शन यहाँ किसके साथ जाएगा, या बी के साथ जाएगा आपका। प्रश्न 7 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है। गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए हमको नहीं करता है, जो नहीं करता है उसको हमको जो है ढूंढना है। जैसे आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। बी है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। सी कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी है उसे पढ़ाने की विधि। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, पूछा नेगेटिव का पूछा है, क्या नहीं है। तो जैसे आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, इसमें सूत्र बताने की बात की है। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं माना जाता है इसे। तो यह आपका जो ऑप्शन एक साथ जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपका, इतने को पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा मित्रों, तो ऑप्शन ए है जैसे 4,07,928, बी है 4,79,028, सी है 43,928, डी है 40,928। तो क्या पढ़ा जाएगा मित्रों इसका, तो जैसे इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हुआ लाख, 4,07,928, यानी ऑप्शन एक साथ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको सीटेट में पूछते हैं, तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगा। प्रश्न 9 है, माप की अवधारणा विकसित करते हुए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से बताइए, क्रम से लगाइए। तो
क्या होगा इसका, जैसे हमको इसमें क्रम से बताना है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम से लगाइए। तो ऑप्शन है शिक्षार्थी की लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा है शिक्षार्थी मीटर मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो क्या होगा मित्रों इसका, जैसे तीसरा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं, जैसे ऑप्शन के अनुसार हम इसमें देना है। जैसे 4 है शिक्षार्थी मीटर मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं, या आपका जो है ऑप्शन डी सज जाएगा। जैसे शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और फिर शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं, यानी ऑप्शन या डी सज जाएगा। प्रश्न 10 है, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए 4+3, दोस्तों इसमें देखिए एक चिन्ह दे दिया है, 4 और 3 को कितने अंकों तक ले जाना, 3, 4, 5, 6, 5 और 4 को 5, 6, 7, 8, 6 और 4 को 6, 7, 8, 9, यानी 4 बार। यहाँ देखिए जैसे यहाँ आपको 3 बार 3 अंक से डिवाइड, यहाँ देखिए 4 फिर 4 फिर 6 4, यहाँ भी 4 से, तो हमको यहाँ n और 8 का मान क्या होगा, तो हमको किससे निकालना है दोस्तों, n और 8 का मान जो निकालना है, तो जैसे n 8, तो हमको कितना अंकों तक जाना है, 8 अंकों तक। जैसे इसमें आपका पहला हो जाएगा n + n + 1 + n + 2 + n + 3 + n + 4 + n + 5 + n + 6 + n + 7। तो दोस्तों यह जो है आपके 8 अंक जो है पूरे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको देखना है इसमें, जैसे यहाँ पे n है 1 n 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने n हो जाएंगे, तो 8 n हो जाएंगे। और जब हम अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 7 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28, तो आपका क्या हो जाएगा n + 28। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि n + 28 कहाँ आया है, तो यह ऑप्शन में सी में आया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह ऑप्शन 6 आ जाएगा, यानी 8 n + 28। प्रश्न 11 है, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, कक्षा में चर्चा शुरू करो। प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, उन कक्षा पर चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिर सहायता करें। NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, ऑप्शन है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों की सहायता में स्थान देती हैं, बी है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है, सी है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है, डी है निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो क्या होगा मित्रों इसका, तो निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं, तो यह ऑप्शन डी सज जाएगा। प्रश्न 12 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ... जरूरी है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, तो ऑप्शन ए है सवालों के उत्तर देने के तकनीक में निपुणता, बी है अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, डी है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने की क्या विशेषता होती है मित्रों,
ऑप्शन डी सही जाएगा। यह सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उससे संबंध बनाना होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। प्रश्न 13 है, कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। जैसे आम का भार आपका कितना दिया है, आम का भार 2 किलो 600 ग्राम, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 2600 ग्राम में हम चेंज किए हैं तो 2600 क्या हो जाएगा, 2600 ग्राम। और सेब का जो भार है, सेब का भार है 1 किलो 450 ग्राम। तो इसको जब हम एक किलो को भी ग्राम में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1450 ग्राम। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है पूछा है। तो आम का भार सेब के भार से कितना अधिक है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गए 5 होगा, तो आपका जो है यहाँ 5 1 हो जाएगा, यानी 1150 ग्राम। तो ग्राम में आ गया कितना, 1150 ग्राम। तो हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर आपका जो है 1 केजी बराबर आपका जो होता है वह 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दिया 1150 ग्राम, तो हमको क्या करना है, 1000 इसमें से निकाल देना है। जैसे हमको इसमें किलो और ग्राम में आंसर देना है, तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, 1 केजी और 150 ग्राम, यानी यह जो है 1 केजी 150 ग्राम आपका जो है आंसर आएगा। तो ऑप्शन 6 आ जाएगा, यह 1 किलो 150 ग्राम होगा। प्रश्न 14 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। पासा है, पासा के विपरीत जो फलक हैं उनका योगफल कितना दिया है, 7 दिया है। निम्नलिखित में कौन सा पासे वलन होगा? तो क्या होगा दोस्तों, कौन सा पासे में वलन नहीं, यहाँ सही होगा, कौन सा पासे में सही होगा, सही होगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों, देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, तो 5 का विपरीत 4 है, तो 5 4 9 हो जा रहा है इसका योग, यानी यहाँ जो है आपका गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं 5 2, यहाँ पे देखिए 5 2 का विपरीत, 5 और 2 विपरीत हैं, तो इनका योग जो है 7 दिया है। और 3 का विपरीत 4 होगा, 3 + 4 बराबर 7, और 1 का विपरीत 6 है, 1 + 6 बराबर 7। तो यही हमसे पूछा है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पासा सही है? तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा आपका, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न 15 है, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबाड़ी वाला भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी देखती है, या परिवर्तन किया गया है। तो ऑप्शन ए है, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। बी है, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। सी है, उन्हें अलग सा समझने के लिए। डी है, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। तो 15 का क्या होगा मित्रों, जैसे इसमें कहा है, कबाड़ी वाली भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, या परिवर्तन किया गया किससे किया है, या दैनिक जीवन को जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए जो है बताया गया है। प्रश्न 16 है आपका, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक ... शुरुआत करता है। तो ये है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों को पहचान कराना। बी है, विभिन्न
विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। सी है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। डी है ए बाई बी के रूप में भिन्न लिखना। बी नॉट इज इक्वल टू 0, बी बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो 16 का क्या होगा दोस्तों, भिन्नों की अवधारणा के परिचित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए, तो उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों में पहचान कराना, यानी ऑप्शन 1 सच जाएगा आपका। प्रश्न 17 है, एक आयत की लंबाई l है, l और चौड़ाई लंबाई की आधी है। एक आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसके चौड़ाई को समान रखा जाए। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की कितनी है, आधी है। तो आयत की लंबाई कितनी दिया है, आयत की लंबाई कितना दिया है दोस्तों, l, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है लंबाई की आधी, यानी l/2 हो जाएगा, l/2। अब क्या है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए। तो जो नया लंबाई आपको प्राप्त होगा, जैसे नई लंबाई क्या प्राप्त हो रही है, यदि परिमाप इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई कितनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। तो जो नई लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी, तो जो नई लंबाई कितना कहा है, 2l, यानी दुगनी कहा है तो 2l हो जाएगा। तो पूछा है उसके एवं उसकी चौड़ाई समान रखा जाए, दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई समान रखी जाए, तो क्या होगा इसका। तो आपका जो है आयत की लंबाई भी मिल गया है और चौड़ाई भी मिल गया है। तो नई लंबाई जो है 2l है और चौड़ाई l/2 है। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद, तो हमको क्या ज्ञात करना, परिमाप क्या होगा, यहाँ पूछा है परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी हो जाए और उसकी चौड़ाई का समान रखा जाए। चौड़ाई हमारी वही है, चौड़ाई को समान रखा जाए, यानी चौड़ाई l/2 ही रहेगा और जो है लंबाई में दोगुनी की जो है परिवर्तन हो रहा है। तो लंबाई जो नई लंबाई हुआ 2l हुआ और चौड़ाई आपका l/2। तो परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप का जो फार्मूला होता है, परिमाप बराबर जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितना दिया है, लंबाई 2l दिया है और चौड़ाई l/2। तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, देखिए दोस्तों, टू 2l प्लस l/2 हो जाएगा आपका। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4l प्लस l अपान 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 4l और 1l यानी 5l, यानी कितना प्राप्त होगा, लंबाई 5, यानी ऑप्शन 6 सच जाएगा। या प्रश्न 17 है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। तो ऑप्शन ए है गिनती सिखाने में, बी है लिखना सिखाने में, सी है वाचन करने में, डी हस्तलेखन में। तो जो दोस्तों अबेकस का प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में, तो वह गिनती सिखाने में होता है, ऑप्शन 1 सच जाएगा। प्रश्न 19 है, हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 9000, बी है 99, 8999, फिर 9999। तो 19 का क्या होगा मित्रों,
तो जो हिंदू अरबी संख्याकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो ऑप्शन 1 सच जाएगा, 9,000 संख्याएं हैं। प्रश्न 20 है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। जैसे 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है लघुत्तम समाप्तवर्तक लासा की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करना चाहिए। बी है बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। सी है इसमें अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही भी बड़ी होंगे वह समझ जाएंगे। डी प्रत्येक भिन्न परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। तो क्या होगा मित्रों, जैसे इसमें देखिए 1/2 और 1/3 दिया है, तो इसमें हमको एलसीएम की जो है अवधारणा इसको बतानी है, यानी ऑप्शन 1 सच जाएगा। एलसीएम को किस तरह से उसको निकाला जाता है। प्रश्न 21 है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। 56 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें विकास पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होता है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो कौन सा होगा मित्रों? जैसे वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। बी है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें। सी वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जांचें। और डी है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंच सकें और उत्तर के पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट इसमें कौन सा लग रहा है? आपका ऑप्शन डी लग रहा है। जैसे वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है, वे किन तरीकों से अपने उत्तरों को उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति होता है। तो जैसे प्रश्न को देने के बाद उनको किस तरीके से बताया जाए, इस तरह की बताया जाए कि जैसे वो अपने प्रश्नों को उत्तर अच्छे से जो है वहाँ तक उसके उत्तर क्या कह रहा प्रश्न, उसके उत्तर को वो लोग अच्छे से समझ जाएं। तो सबसे ऑप्शन ठीक से यह सबसे प्रभावी युक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 22 है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक सामूहिक योजना बना सकता है क्योंकि तो क्या होगा? ऑप्शन ए आकार किसी भी वास्तुकला एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बी है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। बी है वह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। डी है क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए इसलिए अति आवश्यक है। तो 22 का क्या होगा मित्रों? तो आपका है आकार में किसी भी वास्तुकला एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह से भ्रमण सभी विषयों पर आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ प्रश्न में कुछ अधूरा है। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों होगा, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। तो यह जो है आपका ऑप्शन 1 सच जाएगा। प्रश्न 23 है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ऑप्शन है जैसे इसमें है त्रिविम विचार योजना को प्रोत्साहन देना। तो ये आपका दोस्तों सही है। अनुपातिक विवेचन का प्रोत्साहन देना या नहीं होगा। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, यानी ऑप्शन सी भी सही है। संख्याओं को निरस्तता को समाप्त करना, ऑप्शन डी गलत है, नहीं किसके साथ जाएगा? या ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन 1 साथ जाएगा। प्रश्न 24 है, हरीश 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और
22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने के लिए कर लिया गया समय क्या है? तो दोस्तों यहाँ अपनी यात्रा 18:40 पे शुरू किया था और 22:20 पे जो है समाप्त किया। तो 22:20 पे जो है ये अपनी यात्रा समाप्त किया। शुरू कब किया था? 18:40 पे। तो पूछा है पूरा करने में लिया गया समय तो कितना होगा? तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर कितना आएगा? जो अंतर आपका आएगा, तो यहाँ पे जैसे समय को हम घटाने के लिए हमको यहाँ पे नहीं घटेगा, तो 1 घंटा इधर 1 घंटा हम यहाँ पे लाके जोड़ देते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 60 को 20 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो यह आपका 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे घटाते हैं तो 0, 8 में से 4 गया 4 हुआ, यहाँ पे कितना बचा आपका? 21। तो यहाँ 21 घंटे हो जाएंगे। तो 11 में से 8 गए 3, तो यानी कितना हुआ आपका? 3 घंटा 40 मिनट। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा यहाँ। प्रश्न 25 है, कक्षा 3 के छात्र को 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया गया। 16 × 25 बराबर 8 × 2 × 5 × 5। 16 × 25 8 × 5 × 2 × 5। 16 × 25 40 × 10। 16 × 25 400। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र गुणन किस नियम का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन है पुनरावृत्ति योग, सी है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, सी है वितरण सिद्धांत, डी है साहचर सिद्धांत। तो किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? यह ऑप्शन डी साथ जाएगा, या साहचर जो है सिद्धांत का प्रयोग किया है। प्रश्न 26 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा संख्या तृतीय स्थान पर होगी? तो तृतीय स्थान पर होगी, जैसे आपका दिया 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। तो दोस्तों हमको किस क्रम में रखना है? आरोही क्रम में। तो जब आरोही क्रम में हम रखेंगे, इसको आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपका आएगा 0.77 ये आएगा। उसके बाद जो उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा क्या है? 7.007। फिर उससे जो बड़ा है वो आपका आएगा 7.70। फिर उससे जो बड़ा है या दोस्तों ये नहीं रहेगा आपका, इससे बड़ा ए है, तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7.07 होगा, 7.07। फिर उससे जो बड़ा होगा आपका 7.70। फिर उससे भी जो बड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा? 7.707। तो तीसरे स्थान का पूछा है, तो तीसरे स्थान पे कौन सा आ रहा है? ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा। तो पहले स्थान का आपका क्या आया? 7.07, यानी ऑप्शन 6 आ जाएगा। 7.07 होगा तीसरे क्रम का। प्रश्न 27 है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और वह फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो क्या होगा? 50 में एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं पूर्ण संख्या व पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यक्स। तो क्या कहा है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जा रही है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जा रही है। 50 माइनस यक्स हो जाएगा। तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? यक्स से यक्स प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ तो ये दोनों जो है जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्राप्त होगा आपका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 28 है, 1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 -1 डॉट डॉट का सम संख्यक पदों का योग क्या होगा? जैसे 1 -1 +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो इसका पूछा सम संख्यक पदों का योग क्या होगा? तो देखते हैं, जैसे इसमें पहले हम प्लस वाले को देखते हैं। 1 2 3 3 यानी, और फिर 1 2 3 -3 होगा। तो कितना हो जाएगा? इस दोनों में से जब हम घटाएंगे कितना होगा? 0।
तो आपका ऑप्शन बी सच जाएगा। प्रश्न 29 है, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो किस विधि से हम इसको प्रदर्शित करेंगे? यह सदैव सत्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं को गुणन को प्रदर्शित करके। बी है एक पूर्ण संख्या एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। सी इसे संख्याओं के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करके। डी है दो दशमलव संख्याओं के गुणन को की फलन विधि को प्रदर्शित करके। तो किस विधि से हम उसको बताएंगे कि जो है यह सदैव सत्य नहीं होता? तो ऑप्शन एक सच जाएगा। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं का गुणन प्रदर्शित करके हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो है दो संख्याओं के गुणन प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती हैं। प्रश्न 30 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतर उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना। बी है गणित के प्रति रुचि को पोषित करना। सी वास्तविक जीवन के अनुभव को गणित से जोड़ना। डी बीजी चिंतन को कुशलता से विकसित करना। तो क्या होगा मित्रों? यह ऑप्शन डी सच जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह जो है राहुल स्टडी पॉइंट पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।